तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू long straight current carrying conductor or wire. Magnetic field due to long straight current carrying conductor और वायर भी ले सकते हैं, हमारे पास वायर भी हो सकता है और वायर। Now let us consider straight conductors. Straight conductor carrying current I in a direction as shown, या अपवर्ड है या डाउनवर्ड। यहाँ पे लिया प्लेन में हमने कंडक्टर ले लिया, वायर ले ली, स्ट्रेट वायर जिसमें से आई करंट पास कर रही है। अब इसके अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो वो हमने किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। सपोज ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, पी पॉइंट, which is at a perpendicular distance, x from the current carrying conductor, और ये आ गया हमारे पास O पॉइंट, OP जो हमने क्या ले लिया x। अब हमने कैलकुलेट किससे करना है, वायट-सैविट्ज लॉ से। वायट-सैविट्ज लॉ के लिए हमें चाहिए करंट है, और दैट इज वैलिड फॉर स्मॉल एलिमेंट्स। तो क्या होगा, ये लॉन्ग कंडक्टर है, इसका एक हम स्मॉल एलिमेंट जो वो कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दिस इज द एलिमेंट, कहीं पर भी ले सकते हैं। ये ले लिया एलिमेंट dl, जिसका सेंटर जो है वो क्या हो गया C, और इसका जो सेंटर है यहां से पॉइंट P जो है, इसका जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है। तो क्या होगी, करंट आ गई, लेंथ आ गया, डिस्टेंस आ गया, और एंगल चाहिए। तो एंगल किस डायरेक्शन में लिया जाता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, करंट का एंगल किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो ये आ गया एंगल थीटा, राइट। तो करंट भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया, लेंथ आ गया, और एंगल भी आ गया। तो हमने क्या लिया, कंसीडर स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I in a direction as shown in the figure. Let P be a point at a perpendicular distance x. ठीक है, to calculate magnetic field at point P, consider small element of the conductor of length dl, center of which is at a distance r from point P. Let theta be the angle between distance and direction of current. और ये जो हमारे पास यहां से लेके यहां तक जो है ये लेंथ, ये L के बराबर है ना। CO जो है वो किसके बराबर है, L। Then according to वायट-सैविट्ज लॉ, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड TB, वो किसके बराबर हो जाएगी, ड्यू टू दिस एलिमेंट। अभी पूरे कंडक्टर की नहीं ले रहे, स्मॉल एलिमेंट की ले रहे। क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I dl
साइन थीटा उपान 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होगा, अगर यहां एलिमेंट है तो आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है, एंगल जो है वो भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक ये एलिमेंट यहाँ पे ये एंगल फिक्स है, लेकिन अगर यहाँ एलिमेंट ले रहे तो एंगल उसका डिफरेंट होगा, यहाँ एलिमेंट है तो आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, आर और डीएल जो हम फाइंड कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग एंगल जो है वो क्या चेंज आ रही है, साइन थीटा है तो उसको दे ले। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या डायरेक्टली ले सकते हैं ना, है साइन थीटा। साइन थीटा किसके होता है, एक्स बाई आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ आर किसका हो गया, एक्स बाई साइन थीटा। नाउ एक्स 1 बाई साइन क्या हो गया, कोसेक थीटा। तो हमारे पास आर जो है वो किसके बराबर हो गया, दैट विल बी इक्वल टू एक्स कोसेक थीटा। अब यहीं पर tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसी ट्राइंगल में tan थीटा हो गया एक्स बाई एल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ एल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई tan थीटा, और x 1 बाई tan क्या हो गया, cot थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू x, cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cot का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो here dl इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस x cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तुम लोग मेडिकल वाले जो है, आप लोगों को ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। नॉन मेडिकल वाले तो मैथ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को ये करने पड़ेंगे, तभी तो मैथमेटिकल टूल्स आप लोगों ने 11th में किया था। और ये जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं, कॉस है, कॉट है, सेक है, ठीक है, इन सभी के जो डेरिवेटिव होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। तो कॉट का क्या होगा, माइनस एक्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आर और डीएल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ले लेंगे हम। तो therefore dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डीएल, डीएल क्या होगा, माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आर का स्क्वायर ले लीजिए यार, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा एक्स कैंसिल हो गया, तो डी बी जो है वो किसके बराबर होगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट आई upon 4 पाई एक्स, नीचे एक ही एक्स बचा, और यहां पे क्या माइनस, तो ब्रैकेट में आ गया माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। Now this is the small magnetic field due to small element. Now total magnetic field calculate करनी है due to whole length of the conductor, due to whole length of the conductor। तो अब ये यहां पे जो एलिमेंट होगा उसका एंगल ये आ जाएगा थीटा 1, इस तरफ करंट जा रही है तो ये एंगल लिया जाएगा, और यहां पे जो एलिमेंट होगा इस पॉइंट पे उसका एंगल हो जाएगा थीटा 2।
ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जितने भी एलिमेंट्स है, जिस तरफ करंट लेवल चल रही थी वहां से, अगर ये करंट ऑफ बर्ड होती तो यहां से हमने लेना था, अब यहां से तो ये θ1 टू θ2, तो क्या आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लेंथ of straight conductor या wire due to whole length of straight conductor or wire, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी B इंटेग्रल θ1 टू θ2 dB। जितने भी ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है सभी की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या होगा θ1 टू θ2 dB किसके बराबर है, म्यू नॉट I upon 4 पाई x, तो यहाँ पे होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। नाउ सिंप्लीफाई, तो B is equal to म्यू नॉट I 4 पाई x कांस्टेंट है, x is the perpendicular distance, साइन का इंटेग्रल होता है माइनस cos थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, θ1 to θ2। Now B is equals to म्यू नॉट I upon 4 पाई x, यहाँ पे हो गया हमारे पास cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। Now this is the expression for magnetic field due to long straight conductor, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है यह, ठीक है। अब इसमें फॉर स्पेशल केसेस है, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, अगर कंडक्टर की लेंथ जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, देन इन दैट केस θ1 जो 180 डिग्री हो जाएगा और θ2 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको कोशिश करो समझने की। देखो इधर मैं बना रहा हूं डायग्राम, ये आ गया हमारे पास फाइट कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर है और इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, या लॉन्ग कंडक्टर। अब हम कंडक्टर बोर्ड में तो बड़ा बना नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा शो कर सकते हैं कि पॉइंट ये है, दिस इज द पॉइंट। अब इस पॉइंट का एंगल यहां अगर मैं यहां लेता हूं तो क्या हो रहा है, एंगल जो वो बढ़ रहा है, बढ़ना शुरू हो गया ना, तो अगर और लेंथ बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, ये एंगल मैक्सिमम कहां तक हो जाएगा, 180, θ1 180 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से अगर एंगल लेते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग कंडक्टर या फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर या इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, θ1 क्या होगा 180, θ2 ये। तो अब यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I upon 4 पाई x cos θ2 0 माइनस cos 180, और B is equals to म्यू नॉट I upon 4 पाई x cos 0 1 माइनस cos 180 क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस म्यू नॉट I upon 4 पाई x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू
2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई upon 2 पाई x। नाउ व्हाट इज x? x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x को हम r से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, क्या है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई upon 4 पाई x, और ये आ गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, जो अभी ड्राइव किया। एंड फॉर लॉन्ग कंडक्टर फॉर्मूला क्या होगा? ट्वाइस म्यू नॉट आई, इनफाइनाइट कंडक्टर के केस में 4 पाई x, या म्यू नॉट आई upon 2 पाई x। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन जो है वो हम किससे लेते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। अब यहाँ पे जैसे ये कंडक्टर है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ऐसे आएगी, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, अगर एक्चुअल में देखा जाए ये आ गया हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर, एंड इट इज कैरिंग करंट आई, तो क्या हो गया? इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल के। जैसे हमने ये पॉइंट लिया है P पॉइंट, तो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी? अराउंड द टेंजेंट, ये अराउंड द टेंजेंट, ये आगे मीन्स बाहर की तरफ है। अब अगर मैं ये है ना राइट हैंड थंब रूल, ये ऐसे यहां से इनवर्ड, इधर से आउटवर्ड, तो अगर यहां लेता हूं पॉइंट तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर यहां होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पे तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दैट इज अराउंड द टेंजेंट। लेकिन हमने प्लेन में वायर ली है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये होगा इसके, तो इस तरफ क्या होगी? आउटवर्ड, आउटवर्ड हो गया ऐसे। अगर इस तरफ है पॉइंट कंडक्टर के तो क्या हो जाएगा? इनवर्ड। तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब मैंने ये जो रिलेशन लिया मैंने इससे कैलकुलेट कर दिया, राइट। अगर बाई चांस ऐसा हो, या लोगों ने नोट कर लेना, अगर ऐसा हो बाई चांस ये एंगल लिया हुआ है, अगर ये एंगल लेके चलता मैं, से दिस इज फाई 1, ठीक है, और ये फाई 2, ये फाई 1 एंगल है, ये फाई 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये लिया एंगल, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया साइन थीटा करके, तो अगर ये वाला एंगल लेते तो हमने cos फाई लेना था, cos फाई, इनिशियली क्या लेना था? पहले ये आ गया फाई एंगल इसके लिए, फिर इस एंड का हो गया फाई 1 और इस एंड का क्या हो गया? फाई 2। तो उस केस में हमें यहाँ पे थीटा प्लस फाई जो है वो किसके होगा? 90 के बराबर। हमें फाई चाहिए तो उसमें बाय-सेवर्ट्स लॉ के अंदर साइन आता है, तो साइन जो है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? फाई से, और लेकिन फाई क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, एंड 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। तो तब भी हमारा रिलेशन जो है यहाँ cos के बजाय साइन आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। रिलेशन आप कहीं किसी तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सिचुएशन दी है, ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और ये पॉइंट है P, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस से x। ये एंगल जो है वो हमारे पास क्या दिया? फाई 1, और ये एंगल जो है वो हमारे पास कोस इस एंड का क्या होगा? फाई 2। मैंने बोला ना कि अगर एंगल यहां लिए हैं तो ये आगे करंट I। नाउ इन दैट केस हमारा जो रिलेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का बाय-सेवर्ट्स लॉ से सिंपलीफाई करेंगे जैसे, तो वो रिलेशन हो जाएगा म्यू नॉट I upon
4 पाई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर पे एंगल लेके चल रहे हैं तो हमारे पास cos से आएगा, और अगर हमने एंगल पॉइंट के से ले रहे हैं एलिमेंट्स के यहाँ पे, तो उसकी इसमें रिलेशन ये आ जाएगा फाई 1 और फाई 2। अब इसमें भी क्या होगा, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर चेक करते हैं। फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। अच्छा, जब इनफाइनाइट कंडक्टर होगा तो यहां पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यह पॉइंट पास है यहां पे, तो अगर यहां का एंगल ले रहे हैं तो ये एंगल जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है ना, तो फाई 1 मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 90 डिग्री पे। फाई 2 भी 90 होगा, साइन 90 क्या होगा, यहाँ पे अगर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 साइन 1 के बराबर होता है, 1 प्लस 1, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ट्वाइस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। तो रिलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा रिलेशन चाहे आप एंगल यहां ले रहे हैं यहां ले रहे हैं, सिर्फ क्या होगा फाइनाइट के केस में अगर यहां पे एंगल दिए तो cos थीटा को लेके चल रहे हैं, और अगर यहां एंगल दिए हुए तो साइन थीटा को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम को साफ करता हूं, इसके मैं कुछ और भी आपको केसेस बताता हूं कि जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो फार्मूला ड्राइव करो तो या फार्मूलों को आप याद रख लो। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास सेकंड सिचुएशन में ये फार्मूला रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, या साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा डायग्राम को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी सेम बी जो है वो किसके रह जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास देयर इज ए कंडक्टर, ठीक है, और यहां से पॉइंट जो है वो इट इज कैरिंग करंट आई, और सेंटर से लिया हुआ एंगल बाय इसका जो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट है ये पी। तो ये दोनों एंगल जो वो बराबर होंगे फाई एंड फाई। ये हमारे पास फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ, लेकिन ये जो है पॉइंट जो वो क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो दोनों एंगल्स बराबर है, फाई 1 एंड फाई 1 फाई 2 इज इक्वल टू 5। तो इन दैट केस हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन फाई प्लस साइन फाई, दैट इज ट्वाइस साइन फाई। ठीक है, साइन फाई एंड साइन फाई क्या होगा, ट्वाइस साइन फाई। तो ये मैं लिख देता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स इंटू 2 साइन फाई। ये फार्मूला याद रखना, नहीं याद रखेंगे तो फिर पूरा आपको ड्राइव करना पड़ता है, नहीं तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। अब अगर ऐसा हो फॉर लॉन्ग कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर है, राइट, ये लेकिन पॉइंट जो है वो कहां पर लाई कर रहे हैं, एक एंड पे, ये पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स, एट वन एंड ऑफ इट करंट कैरी कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड क्या हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में आपको मैं बता देता हूं, अगर इसके अकॉर्डिंग लेते हो आप, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो ये वाला एंगल हमने थीटा 1 लिया था,
तो अब यहाँ पे एंड पे है, तो θ1 जो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री और θ2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। समझ आया? अगर हमारा पॉइंट एंड पे है, इस एंड पे है, तो हमने डायग्राम को देखो, ये एंगल θ1 लिया था, ये θ2 लिया था, तो ये एंगल जो है यहाँ से इस एलिमेंट का ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से जो है लॉन्ग कंडक्टर के केस में वो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, φ1 जो है यहाँ से लिया जाता है, ये वाला एंगल, ये φ1 है, ये एंगल φ1, तो ये एंगल φ1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, लॉन्ग, ये एंगल मैक्सिमम 90 डिग्री, और ये वाला एंगल जो होगा इस पर, तो यहाँ पे ये एंगल φ2 जो है वो हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू φ2 ये इसी के साथ एंगल लेना है, तो दैट इज 0। ठीक है, तो चाहे आप साइन से कैलकुलेट करो या उससे, दोनों में हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड और स्टेयर करंट कैन बी कंडक्टर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। मैं ये ले लेता हूं, क्या होगा, साइन 90 प्लस साइन 0, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड किसके बराबर आ जाएगी, साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, साइन 0 है 0, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट एंड, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। ठीक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग लेते तो यहाँ पे क्या आ जाना था, ये आ गया cos 0 1 के बराबर होता है, माइनस cos 90 इज 0, अगेन मैग्नेटिक फील्ड एट एंड क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। अब इसमें क्वेश्चंस जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी लेने वाला हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और भी आप नोट करिए, जिससे आपको डायरेक्टली आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। जैसे हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, देयर आर 2 कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1, दोनों दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। कंडक्टर्स जो है वो हमारे पास हैं 2, जिनके बीच में करंट पास करे I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन, एंड देयर इज ए पॉइंट, ये पॉइंट है P, जो इस कंडक्टर से x1 डिस्टेंस पे और इस कंडक्टर से x2 डिस्टेंस पे। नो इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट करनी, क्या फाइंड करनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंडक्टर्स की। तो हम क्या करेंगे, एक एक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना आती है, ये स्टेट कंडक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी V1, क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई x1। अब करंट जो है वो क्या है, अपवर्ड, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड। उसके बाद फिर हम इस कंडक्टर की ले लेते हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सपोज V2 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई x2, यहाँ से डिस्टेंस क्या है x2, और इसमें भी क्या होगा, करंट अपवर्ड है तो इस तरफ पॉइंट है, तो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो नेट होगी वो ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा, I1 डिवाइड बाई x1 प्लस I2 डिवाइड बाई x2, और डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड। ठीक है, तो एक तो ये सिचुएशन होगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन, यही ले रहा हूं मैं सेम, ये हमारे पास वायर कैरिंग करंट I1 और ये वायर कैरिंग करंट I2, दो बोथ आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और ये पॉइंट है P, जो यहां से x1 डिस्टेंस पे
और यहां से x2 डिस्टेंस है इससे। लेकिन इन दिस केस करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई x1, डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसका रिलेशन जो है यही आ जाएगा, मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई x। व्हाट, यहाँ पे करंट जब वो डाउनवर्ड है तो यहाँ पे फिंगर्स का कर्वेचर क्या है, इनवर्ड। तो इस केस में क्या होगी, आउटवर्ड। जो पीक पॉइंट पे है किसकी, इस कंडक्टर की होगी आउटवर्ड, ये इस तरफ है, इसकी होगी आउटवर्ड। और ये वाला कंडक्टर जो है इसकी क्या होगी, इनवर्स। तो यहाँ पे ये आ गई इनवर्स। अब हमें यहाँ पे जब नेट लेना है तो नेट क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो नेट फील्ड जो है वो हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए, एक तो करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर से करंट सेम है दोनों में तो करंट भी कांस्टेंट हो गया, बचे क्या, डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो जिसका डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। तो अगर यहाँ पे ऐसा हो कि इफ I1 जो है दैट इज इक्वल टू I2, दोनों की बराबर है, ठीक है, तो फिर हम डिस्टेंसेस को देखेंगे। तो अगर न्यूमेरिकल है तो वहां पे हमें वैल्यू से पता चल जाता है कि किसकी मैग्नेटिक, क्योंकि वहां तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में क्या होगा, x1 जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और इसकी वीक होगी। तो ऐसे ले लिया जाएगा V1 माइनस V2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे। अच्छा, डायरेक्शन किसकी रहेगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड। अगर V2 ज्यादा होता तो उस केस में क्या हो जाना था, इनवर्स। हाँ जी बच्चे, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो इसी फार्मूले के ऊपर बेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.1, ये एनसीईआरटी बुक निकाल लो, मैं इसको रीड करूंगा और क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर अच्छा, ये 1, ये सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4.3, 1 और 2 जो है वो दूसरी एप्लीकेशन अभी वो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4.2, एक्चुअली मुझे गलती लगी है बार बार, 4.2, a long straight wire carries a current of 35 amperes. Long straight wire carries a current of 35 amperes. What is the magnitude of magnetic field? What is the magnitude of magnetic field at a point 20 centimeters from the wire? Current is 35 amperes, distance is 20 centimeters. अब यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं, हमें बताया नहीं है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और पॉइंट कहाँ पे है, राइट। तो सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर है, मीटर में 20 × 10⁻⁻2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ट्वाइस म्यू नॉट I upon 4 pi x. Now put the values 2 म्यू नॉट 4 pi × 10⁻⁷ I 35 divided by 4 pi x is 20 into 10⁻⁻2. Cancels 10, तो 35, ये तो क्या आ जाएगा 3.5 into 10⁻⁻5 टेस्ला। तो इसमें हमें कोई डायरेक्शन दी दी है करंट की, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3,
और लॉन्ग स्ट्रेट वायर, in the horizontal plane carries a current of 50 amperes in the north to south direction. अब यहां पर डायरेक्शन आ गई, तो पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, करंट कितनी है 50 एम्पेयर। वायर जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसमें करंट फ्लो कर रही है कहां से, नॉर्थ टू साउथ। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 meters east of Y, 2.5 meter east of Y, ईस्ट में निकाल ली। करंट कहां से फ्लो कर रही है, नॉर्थ टू साउथ, ये हमें दिया। तो पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। ठीक है, ये करो कैलकुलेट, और जो लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर ये बोर्ड पे देखिए जरा डायरेक्शन के लिए। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेता हूं मैं, ये आ गया हमारे पास प्लेन। इस प्लेन में मैं ये ले लेता हूं, ये आ गया हमारे पास नॉर्थ और ये साउथ, ये आ गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। ये सिचुएशन आ रही, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है, करंट फ्लो कर रही है नॉर्थ टू साउथ, पॉइंट यहां पे ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ये करंट फ्लो कर रही है नॉर्थ टू ईस्ट, पॉइंट ईस्ट पे है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है, पॉइंट ईस्ट पे है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस से x जो 2.5 दिया हुआ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल। अब ध्यान दो, मेरी तरफ देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये बोर्ड के पास नॉर्थ, कैमरे की तरफ साउथ आ रहा है, इधर ईस्ट है और ये वेस्ट, और ये मैंने राइट हैंड ले लिया, थंब जो है वो नॉर्थ से साउथ आ रहा है और इस तरफ ईस्ट की तरफ फिंगर ऊपर की तरफ चल रही है। तो डायरेक्शन जो होगी यहाँ पे क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। The direction of magnetic field is perpendicular to the plane pointing upwards. Direction of magnetic field is perpendicular to the plane, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस तरफ है। अगर साउथ वेस्ट की तरफ होता पॉइंट तो डाउनवर्ड होगी, लेकिन रेडी हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर। perpendicular to the plane pointing vertically upwards। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। मैग्नीट्यूड इसका आया 4 × 10⁻⁻⁶ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.4, हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, horizontal overhead power line carries a current of 90 amperes। overhead means जो सिर से ऊपर से पास कर रही है। ठीक है, overhead power line carries a current of कितनी, 90 amperes। current is 90 amperes in an east to west direction। और कहां से फ्लो कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट। तो अब यहां पर भी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, ये जो करंट है
1.5 मीटर बिलो द लाइन, पॉइंट लाइन के नीचे है, ठीक है। तो फॉर्मूला यही है स्टेट के लिए, ट्वाइस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, ये वैल्यूज दी है, इसको आप लोग वैल्यू यहाँ पे लगाइए और कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब मैं जो इसकी डायरेक्शन की बात करता हूँ, ये हमारे पास है ईस्ट और ये वेस्ट, तो ऑब्वियसली इस तरफ जो पॉइंट होगा वो होगा साउथ, और इधर क्या होगा, नहीं सॉरी, इधर जो होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे आ गया ना, ये ऐसे होगा, ये है हमारे पास नॉर्थ और ये साउथ। नाउ इन दिस केस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और पॉइंट जो है वो कहां पे, बिलो द लाइन, लाइन के नीचे है 2.5, ये पॉइंट बिलो द लाइन, राइट हैंड थंब रूल। ये किस तरफ आ रही है फिंगर्स, टूवर्ड्स साउथ, किस तरफ आ रहा है, टूवर्ड साउथ। ध्यान से देखना मेरी तरफ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, करंट ईस्ट टू वेस्ट, अब पॉइंट नीचे है ये, तो ये करंट, तो फिंगर का कर्वेचर इस पॉइंट पर किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये जो है साउथ, तो किस तरफ होगी, टूवर्ड साउथ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड साउथ, और मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट कर लेना, मैं आंसर बता देता हूं, 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of magnetic field at the center of current at the center of current carrying circular loop, yeah, at the center of circular loop carrying current, right? तो ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। Now consider a circle loop, हम एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं, say it is carrying current I in a direction as shown, यहाँ का सेंटर रेडियस r के बराबर। अब सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो वो फाइंड कर ली है, राइट। किसकी हेल्प से कैलकुलेट करनी है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में हमें क्या चाहिए होता है, एलिमेंट, तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं सर्कल लूप का जिसकी लेंथ क्या है dn, दूसरा क्या चाहिए, करंट, तो करंट हमारे पास है I जो लूप में से पास कर रही है, ठीक है। थर्ड क्या होगा हमारे पास, एंगल, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर, एंड एंगल, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा यहाँ पे वो होगा 90 डिग्री। सर्कल लूप के केस में ये एंगल जो होगा लेंथ ऑफ एलिमेंट और डिस्टेंस मीन सेंटर से जो डिस्टेंस है मीन दैट इज रेडियस, वो जहां मर्जी हम एलिमेंट लेंगे वो 90 डिग्री ही रहेगा। अब जैसे कल स्ट्रेट कंडक्टर लिया था तो वहां पे एंगल हमारा चेंज हो रहा था एलिमेंट के कारण, तभी तो हमने इंटीग्रेट किया था θ1 और θ2 या φ1 और φ2 के बीच में। लेकिन यहाँ पे हम कहीं पे भी एलिमेंट लेंगे
एंगल जो है वो क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा। तो 4 कंडीशंस आ गई हमारे पास, लेंथ, करंट, डिस्टेंस एंड एंगल। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, सर्कुलर कॉइल having center O, radius R, carrying current I. To calculate magnetic field at point O या at center, consider a small length element of loop of length dl as shown in the figure. Then according to Boyd-Savret's law, dB जो इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी कहां पे, O पे, दैट इज म्यू नॉट I dl साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री, डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ना साइन 91, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स है पूरी सर्कल लूप के ऊपर सभी की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस r रहेगा, एंगल थीटा 90 डिग्री रहेगा। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dB ड्यू टू होल लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल, इंटीग्रल dB। Now dB किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। R B is equal to म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे इनको। नो इंटीग्रल ऑफ D में जितने भी लेंथ एलिमेंट्स है सभी की मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेट कर दें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। नाउ इंटीग्रल ऑफ dl मींस जितने भी लेंथ एलिमेंट है सर्कुलर कॉइल के ऊपर सभी की लेंथ लेंगे, तो वो किसकी लेंथ हो जाएगी, सर्कुलर कॉइल की। सर्कुलर कॉइल की लेंथ जो होती है वो होता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। तो इंटीग्रल ऑफ dl क्या हो गया हमारे पास, 2 पाई r, पाई कैंसल्स, 2 to the 4, रेडियस कैंसल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर is equals to mu naught I upon 2r. Now this is the expression for magnetic field at the center of the circular coil. राइट, हमने क्या लिया, सर्कुलर कॉइल ले ली जिसमें से I करंट पास कर रही है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, स्मॉल एलिमेंट लिया dl जिसका डिस्टेंस r हो जाएगा, रेडियस के बराबर एंगल डायरेक्शन ऑफ करंट और रेडियस के बीच में कितना बनेगा, यहाँ पर ये जो लेंथ है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I dl sin 91 के बराबर 4 पाई r। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सभी की मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ऑफ dB इंटीग्रेट किया, म्यू नॉट I 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ वो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ऑफ dl क्या होगा, जितने भी लेंथ एलिमेंट्स है सभी को इंटीग्रेट करेंगे और वो क्या हो जाएगा, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। सिंपलीफाई किया ये आ गया। नाउ इफ द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल की क्या है n नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो हमने सिंगल के लिए कैलकुलेट की, number of turns, then magnetic field is equal to mu naught I n by 2r. Clear? So magnetic field here that is directly proportional to strength of the current, circular coil के इसमें, and inversely proportional to the radius.
रेडियस बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, रेडियस कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये लिख दिया मैंने, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I upon 2R and for n number of turns mu naught I n by 2R। अब इसकी डायरेक्शन लेनी है, तो डायरेक्शन के लिए समटाइम हमें क्वेश्चन में बड़ी बार अगर देखोगे तो पूछा जाता है ड्रॉ द स्केच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल जो होते। अब ये मैंने सर्कुलर कॉइल ऐसे ली है, वर्टिकल प्लेन में लिया है, लेकिन मैं सर्कुलर कॉइल का स्केच ड्रॉ करने के लिए सर्कुलर कॉइल का जो प्लेन है वो इस प्लेन ऑफ बोर्ड के क्या ले लूंगा, परपेंडिकुलर। तो डायग्राम ऐसी हो जाएगी हमारी, और मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया शिव, ये आ गया सेंटर ओ, राइट। अब करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है, ये हम टॉप से ये जो सामने वाला फेस है इसको ऊपर ले लेते हैं, और तो यहाँ पे अपर फेस में करंट की डायरेक्शन क्या वो हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज, और लोअर फेस से देखेंगे तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये अगर अपर फेस पे क्लॉकवाइज है तो लोअर पे क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये ध्यान से देखिए, जैसे मैं ये रोटेट कर रहा हूं, अब मैं रोटेट कर रहा हूं क्लॉकवाइज, लेकिन आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप उस तरफ से देख रहे हो, मैं इस तरफ से रोटेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे अपर फेस में क्लॉकवाइज है और लोअर फेस में जब देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो खैर वो बाद में बात करते हैं। अब क्या होगा, ये राइट हैंड थंब रूल, ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ इधर से सॉरी मैं करंट की डायरेक्शन लिया। राइट हैंड थंब रूल, यहां से फिंगर इनवर्ड्स है और इधर आएंगे तो फिंगर्स क्या है, आउटवर्ड। तो पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं, ये आ गए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये स्केच, राइट, सेम यहां पे भी इस तरफ ही कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, और सेंटर में ये लाइन आ गई मेरे पास। अब राइट हैंड थंब रूल, यहां से क्या हो रही है, इनवर्ट, और इधर से भी इनवर्ट। तो कहने का मीनिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग टूवर्ड सेंटर, आइदर आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, वो दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, क्योंकि ये हमने प्लेन एस लिया। मैं इसके अकॉर्डिंग बता देता हूं आपको, ये याद रख लेना आप लोगों ने, क्योंकि डायरेक्शन बार बार इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये मैं ले रहा हूं पहले, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ये सेंटर है, क्या है, क्लॉकवाइज है। राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, देखो इधर ये फिंगर किस तरफ है, सेंटर की तरफ आ रही है और अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है। अगर यहां ले रहा हूं तो यहां पे भी इनवर्ट, तो क्या हो गया, अगर क्लॉकवाइज है तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ट। और अगर लूप में के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट इज ये ऐसे आ रहा है, तो यहां से देखो ये फिंगर इधर। ठीक है, तो आपने करंट की डायरेक्शन में थंब को लेना है,
तो फिंगर्स का जो कर्वेचर है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड। लेकिन अगर प्लेन जो है वो लूप जो है वो कहां पे है, उसका प्लेन जो है अगर वर्टिकल प्लेन में है तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया इधर इनवर्ड या आउटवर्ड। सेम अब ये डायग्राम जैसे मर्जी आ रहा हो इसमें देखें, क्योंकि हमारे ये देखने में 2 डायमेंशनल डायग्राम है ना, तो उसमें तो देखने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके लिए आपने याद रख लेना है कि अगर अपर फेस में बात कर रहे हैं, अपर फेस से देख रहे हैं, अगर अपर फेस में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, अपर फेस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग डाउनवर्ड। और अगर अपर फेस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो उस केस में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगी। तो आपने इस तरीके से याद रख लेना, ये आसान रहेगा आप लोगों के लिए कि आपने सीधा डायरेक्ट कोई राइट हैंड थंब रूल से ही लिया हुआ है, लेकिन ये इजी हो गया आप लोगों के लिए। आपने सिर्फ इतना याद रखना कि अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड, इनवर्ड को हम क्रॉस से शो करते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो ये था इसका स्केच। अब अगर हम यहां पे भी इसके अकॉर्डिंग भी स्केच को ड्राई बनाना हो तो बना सकते हैं। ये आगे कैसे होगा स्केच, ठीक है, यहां से इनवर्ड, और इस तरफ से भी देखेंगे तो ये भी इनवर्ड होगी, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होना था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड। अब इसमें स्पेशल केसेस है, जैसे हमारे पास अगर सेमी सर्कल लूप में निकालनी है, आधी लूप दी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल लूप, ये आ गया सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर के केस में, तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 2 4 4 आर के साथ फॉर सेमी सर्कल, राइट। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब अगर हमारे पास ऐसा केस दिया हो, दैट इज कि हमारे पास क्या है, ये सर्कल है लेकिन ये सेंटर आ गया, लेकिन हमने इतने से पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये जो करंट कैरिंग लूप है या आर्क है, रेडियस आर, सेंटर एंगल थीटा, सिर्फ इतने से पोर्शन की, इसमें से आई करंट पास कर रही है और इसकी लेंथ क्या है, एल के बराबर, ठीक है, आर्क होगी हमारे पास। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, आर्क के केस में। तो उस केस में हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई थीटा डिवाइड बाई 4 आर, ठीक है। जब मैं बता देता कैसे लिया ये, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल लूप ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट किसके बराबर होती है, म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर, साइन 90, यहाँ पे एंगल 90 कहीं का भी लेंगे एंगल 90 होगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ऑफ डीएल, नाउ हियर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, नाउ इंटीग्रल ऑफ एल, डीएल क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस, इसमें एलिमेंट ले रहे हैं, लेंथ ऑफ किसके आगे, आर्क की,
ठीक है। और थीटा एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, तो एल किसके हो गया, आर थीटा, तो बी जो है वो किसके हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू एल क्या हो गया हमारे पास, आर थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो एक आर कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर के बराबर। ये गलती से मेरे से पाई रह गया था, तो ये किसके केस में हो गया, अगर आर्क दी है, आर्क के केस में मैग्नेटिक फील्ड निकाली, सेमी सर्कल है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई upon 4r, ठीक है। और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं तो ये आ जाएगा, और सिंगल टर्म में ये आ जाएगी, तो बस यही केसेस बनते हैं, बाकी फिर डायग्राम्स दी होती हैं हमें, जैसे स्टेट कंडक्टर की हमने ली, सर्कुलर की आ गई, तो इनकी कंबाइंड डायग्राम बनाई होती है, तो हमें पोर्शन वाइज मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, और फिर उसकी डायरेक्शन भी देखनी होती है, ठीक है। तो पहले इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मैं इसके क्वेश्चंस लूंगा, उसमें 1-2 लेक्चर्स में काफी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वैरायटी के, तो उनको ले लेंगे। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, अच्छा ये दोनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जो अभी कराई और अभी जो कराने वाला हूं, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, magnetic field at the axis of a current carrying circular coil. Magnetic field at the axis of a current carrying circular coil. अब हमने एक्सिस के ऊपर जो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो वो कैलकुलेट करनी है, किसके, सर्कुलर कॉइल के। लेट अस कंसीडर सर्कुलर कॉइल, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर कॉइल का जो प्लेन है वो मैं क्या ले लूंगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। नहीं तो अगर यहाँ पे इसका यहाँ पे लूंगा प्लेन पे, तो वो पॉइंट यहाँ आएगा, तो वो दिखाना मुश्किल है। तो 2 डायमेंशनल डायग्राम, प्लेन पे बना रहे हैं 3 डायमेंशनल डायग्राम, हमने क्या ले लेंगे, सर्कुलर कॉइल का जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये आ गया हमारे पास, इसको फिगर को ध्यान से समझना, ये हमने ले ली सर्कुलर कॉइल, ठीक है। ये फ्रंट वाला पोर्शन है और बैक वाले पोर्शन को मैं डॉटेड से शो कर रहा हूं, ताकि डायग्राम अच्छे से समझ आ जाए, राइट। और ये आ गया इसका सेंटर, रेडियस जो है वो सपोज मैं किससे ले लेता हूं, ए से, और ये आगे एक्सिस, सेंटर ओ, ये आगे एक्सिस, दोनों तरफ, यहां पॉइंट लो, यहां लो, कहीं पे भी ले सकते हैं। और ये जो सर्कुलर कॉइल है, से इट इज कैरिंग करंट आई, ये करंट की डायरेक्शन, इसमें से आई करंट पास कर रही है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कैलकुलेट करनी है। सपोज दिस इज द पॉइंट P which is at a distance x from the center, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, क्लियर। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, ये ले लीजिए एलिमेंट ए बी, राइट। और इस एलिमेंट के सेंटर से ये जो हमने पॉइंट P लिए हुआ, इसका डिस्टेंस किसके बराबर है, R के बराबर, ठीक है। एलिमेंट ए बी, या ये ए और ये बी, और ये इसका सेंटर होगा C। अब हम एलिमेंट जो है ये आ गया, जिसकी लेंथ किसके बराबर है, इसकी लेंथ क्या आगे डी है। अब
एंगल किसके बीच में लिया जाता है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो एंगल ये होगा। ये दिस इज द एंगल, और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये आ गया हमारे पास, देखो ध्यान से, ये आ गया करंट का लूप और यहां से एंगल। तो ये जो एंगल है, ये यहां पे जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे, ये ऐसे आ रही है लूप, ये तो ये एंगल आपको दिख रहा हो कितना है? 90 डिग्री। तो ये 90। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस एलिमेंट की, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, सारी कंडीशंस आ गई। लेंथ, डिस्टेंस, करंट और ये एंगल थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल थीटा इज 90 डिग्री, राइट। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे वो ये हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसके? आर के परपेंडिकुलर है और डीएल के, क्योंकि डीएल आर जो है वो डीएल के परपेंडिकुलर है, तो इसके भी परपेंडिकुलर ये आ गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। क्लियर? हमने क्या लिया? एक सर्कुलर कॉइल ले ली जिसका रेडियस ए के बराबर है, ठीक है, एंड इट इज कैरिंग करंट आई। लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। लेट P be a point on the axis of the circular coil, ठीक है। Now consider small element AB of length dl, center of C is at a distance r from point P, where we have to calculate the magnetic field, right? Then according to Biot-Savart's law, according to Biot-Savart's law, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हो जाएगी म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। करंट, लेंथ, एंगल कितना है? 90 डिग्री। वेयर ये जो है हमारे पास एंगल बिटवीन किसके बीच में? सीपी एंड सीबी इज 90 डिग्री। तो डीबी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज म्यू नॉट आई डी एल upon 4 pi r square. This is equation first. अब ये जो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई, इससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट नहीं हो रही है, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं? एक और एलिमेंट और कंसीडर कर लेंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ए बी। ये एलिमेंट ले लिया ए डैश बी डैश, इसकी लेंथ भी क्या है? डीएल, और इसका सेंटर भी क्या है? सी डैश, और यहां से भी जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा वो आर के बराबर होगा, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पे वो भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये आ गई, राइट। तो ये दो एलिमेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों मैग्नेटिक नेट फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये वाई एंड वाई डैश। लेट दिस एंगल बी फाई। ये दोनों बराबर होंगे बाय सिमेट्री। ये एंगल थीटा लिया तो इसको फाई ले लेंगे, और ये भी फाई के बराबर होगा बाय सिमेट्री। ये एंगल इट इज आल्सो फाई। तो रिजॉल्विंग डी बी इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के कंपोनेंट ले लिए जिसके साथ एंगल बने, वो कंपोनेंट लिया जाता है किसके? ये वाला कंपोनेंट हो गया डी बी कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी बी साइन फाई। इसके सेम इसके कंपोनेंट्स को भी रिजॉल्व करेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट होगा डी बी साइन फाई and this component is dB cos phi, right?
तो पहले हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ले ली dB और उसकी वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट आई dl और उसकी डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r एंड dl। ठीक है, अब यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पूरी सर्कुलर कॉइल की, तो हम दो एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आ रही है। अब इन दोनों जो एलिमेंट्स है इनकी मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, और वो मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है कौन से dB cos phi एंड dB cos phi, ये क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट एंड लाइन ऑफ एक्शन सेम है, हेंस कैंसल्स ईच अदर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इन दो एलिमेंट्स के ये दो कंपोनेंट सेम है डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे सर्कुलर कॉइल के ऊपर, यहाँ जो यहाँ एलिमेंट है उसका एलिमेंट ये होगा, जो एलिमेंट यहाँ उसके ऑपोजिट ये है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो कंसीडरिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के ये वाले कंपोनेंट्स है dB cos phi, दे कैंसल ईच अदर इन पेयर, वो पेयर्स में कैंसिल कर देंगे, राइट। लेकिन सभी के ये वाले कंपोनेंट dB sin phi, ये दे आर पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, contributes the net electric field at point P. So therefore net electric field at point P क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dB sin phi। आपको थ्योरी मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डायग्राम में शो कर दिया हुआ है। अब ये लो एंड देन नेट फील्ड क्या हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ dB sin phi। अब इंटीग्रल dB की वैल्यू लगाइए म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब इस रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को आइदर along x axis से अवे होगी या टूवर्ड्स होगी, that depends upon the direction of the current in the loop. Now B is equal to mu naught I sin phi upon 4 pi r square integral dn, or B is equal to mu naught I sin phi upon 4 pi r square integral of dl क्या होगा लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल दैट इज सर्कमफ्रेंस 2 pi, रेडियस क्या लिया हमने a के बराबर, और b इज इक्वल टू 2, तो यह आ गया म्यू नॉट आई ए upon 2 r स्क्वायर साइन फाई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी म्यू नॉट आई ए upon 2 r स्क्वायर इंटू साइन फाई। नाउ साइन फाई जो है इनमें से किसी भी ट्राइंगल को ले ले हम, या ये लो या ये लो, साइन फाई किसके हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ परपेंडिकुलर इज ए, अब हाइपोटेन्यूज क्या है r, राइट। तो B is equal to mu naught I A by 2r square into sin की वैल्यू लगा दी A divided by R। Now B is equal to mu naught I A square divided by 2r cube। तो sin phi किसके बराबर है A by R। Now R जो है R किसके बराबर है अंडर रूट a square plus x square by Pythagoras theorem। a square plus x square, right। तो क्या हो जाएगा therefore B is equal to mu naught I a square divided by 2। अब ये रूट है, रूट को उठाएंगे 1/2,
तो यह हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, इसकी पावर क्या है 3, तो 3/2. Now this is the expression for magnetic field at a point on the axis of circular coil. ठीक है. And if the coil has n number of turns, for n number of turns, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, B is equal to mu naught I a square n upon 2 a square plus x square raised to power 3/2. अब जरा चेक करते हैं इसको कि क्या ये हमारा देखते हैं, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल. तो अगर पॉइंट यहां पे होगा तो x क्या हो जाएगा 0. If point P lies at the center of circular coil, at the center of circular coil, तो अगर सेंटर में है तो x हो गया 0 के बराबर, तो b किसके हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे x स्क्वायर नेग्लेक्टेड, a स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, 2 and 2 कैंसिल, तो a क्यूब किसके बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a. तो यही तो हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, क्या आया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, फिर r इज द रेडियस. यहाँ पे रेडियस हमने a से लिए हुआ है, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो ये थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूजुअली 3 मार्क्स में पूछा जाता है. अगर 5 में होगा तो उसमें आप कुछ और भी चीजें पूछ लेते हैं. ठीक है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.1. A circular coil of wire, consisting of 100 turns each and radius 8.0 centimeters, carries a current of 0.40 ampere. A circular coil of wire consisting of 100 turns each of radius 8.0 centimeters and carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the circular coil? Magnitude of magnetic field at the center of the circular coil. अब यहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो इसलिए हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता सकते. ठीक है. हमें इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट आई अपॉन 2r. तो म्यू नॉट हो गया 4, पाई हो गया 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷. ये म्यू नॉट की वैल्यू आ गई. करंट 0.40 डिवाइड बाई 2, रेडियस सेंटीमीटर्स में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻⁻⁷. तो इसका जो भी आंसर आ रहा है दैट इज 3.1 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला.
ठीक है, तो एनसीईआरटी में यही एक दो क्वेश्चन थे, बाकी अब हम और इसमें जो है डायग्राम्स के क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, जहां आ सकते हैं। राइट ऑन यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ, using बायट-सैवर्ट्स law obtain an expression for the magnetic field at the center of a coil. Using बायट-सैवर्ट्स law to obtain an expression for the magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square, in the form of a square of side 2A carrying current I, carrying current I. Now क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक कॉइल है जिसको हमने बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ a square, having side 2A. ये जो सेंटर पॉइंट है एंड इट इज कैरिंग करंट I. अब ये किसी भी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, सपोज ये करंट है, ये सेंटर पॉइंट है, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये आ गया डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो वो क्या होगा, अगर ये 2A के बराबर है तो बाइसेक्टर से ले रहे हैं तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 45 है, तो ये A के बराबर है, तो ये भी A होगा। तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास A के बराबर, एंगल कितना होगा 45। तो हम जो सिंगल हमारे पास, पहले हम क्या करेंगे, ये A B C D एक वायर की ले लेते हैं, एक पोर्शन की। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है किसकी, ये इसको वन पोर्शन नाम देते हैं, या ड्यू टू AB या B1 किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने कल मैंने आपको बताया था, म्यू नॉट I upon 4 पाई डिस्टेंस A हमें जो दिया हुआ वहां पे एक्स लिया था, इनटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और B1 इज इक्वल टू, ये किसकी AB का एक्स ले रहा हूं मैं, म्यू नॉट I upon 4 पाई A, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो क्या हो गया ट्वाइस साइन 45, है ना, 45 तो ऐड हो गया, और B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I upon 4 पाई A इंटू 2 साइन 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I upon 2 पाई A, 2 कैंसिल हो गया, 2 2 4, ये इसको रैशनलाइज कर लो, तो अगेन वैसे आ जाएगा, ये हमारे पास जैसे मर्जी इसको यहां तक रख सकते हैं, फर्दर लिखना है तो ऐसे भी आ जाएगा, B1 इज इक्वल टू √2 म्यू नॉट I upon 4 पाई A। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, लूप में एंटी है तो बाहर की तरफ होगी, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड। इसी तरीके से इसकी B2, ये 1 पोर्शन होगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
ये फोर्थ है, सभी की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी एंड पॉइंटिंग टुवर्ड सेंटर, आउटवर्ड, सेंटर की तरफ होगी लेकिन बाहर की तरफ है क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ड्यू टू सिंगल, सभी की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगी B1। B इज इक्वल टू 4 इंटू √2 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई A, कैंसल्स, B इज इक्वल टू √2 म्यू नॉट I A upon पाई A, और ये डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड।